हाँ बच्चों, अब हम लोग टू बी कंटिन्यू क्लास 10th क्लास। इसके पहले मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था जिसमें एनर्जी, पावर और हीट को जो है अलग अलग फार्मूले आपको मैंने बताए थे, और साथ में कैलोरी और जूल के बीच का रिलेशन भी बताया था, जिसको आपने बहुत अच्छी ढंग से पढ़ा और समझा। अब हम उसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। तो अगली हेडिंग है 1 किलो वाट आवर। क्या है बच्चों? 1 किलो वाट आवर हेडिंग डालिए। 1 किलो वाट आवर क्या है? 1 किलो वाट आवर क्या है? तो 1 किलो वाट आवर जो होता है, इसको हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। यानी घरों में जो बिजली का बिल आता है बच्चों, वो किस में आता है? यूनिट में आता है ना, कि इतना यूनिट खर्च हुआ, और एक यूनिट का कितना रेट है वो हम लोग डिसाइड हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है, और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मंथली का बिल पता चल जाता है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा, पूरा क्लियर कट बात बताऊंगा। तो 1 किलो वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, इस चीज को हम लोग बच्चों आज यहां पर उसको डिसाइड करेंगे, या उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। देखिए, तो यहां पर 1 किलो वाट आवर, ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, 1 किलो वाट इंटू 1 आवर, इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। किलो का मतलब कितना होता है? 1000, 1000 वाट इंटू 1 आवर को सेकंड में बदलो बच्चों। 1 आवर को सेकंड में बदलिए। 1 आवर को सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 आवर को सेकंड में आप बदलेंगे तो हो जाएगा 3600 सेकंड हो गया। ठीक है, अब इसको बेटा एक साथ कर लीजिए आप लोग, इसको आप जो है कंबाइन कर लीजिए। तो 3600 इंटू 1000, अब आपका साथ में क्या हो गया? वाट, बीच में डैश लगाया, सेकंड। ये माइनस नहीं है बच्चों, डैश है। डैश का मतलब ये फार्मूला, सॉरी, ये यूनिट इस यूनिट के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पावर रूल अप्लाई करना हो बच्चों, पावर रूल मेरे फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, मैंने किस तरीके से आपको पावर सिखाया है। पावर रूल को अप्लाई करेंगे तो बताइए कितना यहाँ पे जीरो है? 1 2 3 0 3 4 5 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या मिला बच्चों? वाट डैश सेकंड। अब इसको लिख सकते हैं बच्चों 10 पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। वाट सेकंड को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या कह सकते हैं? जूल। वाट सेकंड को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल सकते हैं बच्चों? जूल बोल सकते हैं। अब देखिए, इसको 10 पावर 6 को हम लोग मेगा कह सकते हैं ना। मेगा का मतलब 10 पावर 6 होता है, मैं पीछे बता चुका हूं। मेगा का मतलब 10 पावर 6 होता है। बोलिए बच्चों, मेगा का मतलब 10 पावर क्या होता है? 6 होता है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3.6 कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब मेगा, और ये आगे आपका क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो वी कैन से दैट 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? कितने जूल के इक्वल होता है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के इक्वल होता है, या 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गया बच्चों? बोलिए, समझ में आ गया? अब यहां देखिए, मैं यहां नोट में लिख रहा हूं। नोट में क्या है खास बात? कि 1 किलो वाट, ध्यान से देखिए, 1 किलो वाट, या सॉल्ट में हम लोग KW भी लिख सकते हैं, KWH भी लिखा जाता है, या इसको और करके मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं 1 KWH भी लिखा जाता है सॉल्ट में। तो चलिए यहां पे हम पूरा लिखते हैं, या सॉल्ट में लिखते हैं, चलिए पूरा लिख देते हैं। 1 किलो वाट, बीच में डैश, आवर, या ब्रैकेट में 1 KWH। ये हो गया ना, इतना हो गया। इज आल्सो कॉल्ड 1 यूनिट। क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। फिर से सुनो,
1 किलोवाट आवर इज आल्सो कॉल्ड 1 यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आइए नोट्स में, यहां नोट में आइए सेकंड पॉइंट। फिर लिखते हैं 1 किलो, एक ही चीज क्लियर करें, 1 किलोवाट आवर 1 kWh आल्सो कार्ड, इसको हम लोग दूसरा भी कहते हैं, BOTU भी कहता है, आल्सो कार्ड BOTU, यानी 1 BOTU। BOTU का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। BOTU का मीन्स होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इट मीन्स BORD, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसका फुल नेम है। BOTU कहिए या उसको 1 यूनिट कहिए या 1 किलोवाट आवर कहिए, तीनों का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ही होता है। ठीक है, अगर आपसे कहता 1 BOTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या आपसे कहे 1 किलोवाट आवर कहे, या आपसे ये कहे 1 यूनिट कहे, तो क्या आपको कोई दिक्कत है समझने में? बोलिए, आपको कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है बच्चों। तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो आपका मेन हेडिंग है 1 किलोवाट आवर। इसमें डिफिनेशन में बोल रहा हूं, उसको लिखेंगे, देन इसको नोट करेंगे। नोट में पहला पॉइंट ये नोट करेंगे और फिर ये दूसरा पॉइंट नोट करेंगे। ओके, चलिए, हेडिंग है 1 किलोवाट आवर, इसमें डिफाइन कर रहा हूं, लिखिए लिखिए लिखिए। एन एनर्जी ऑफ 1 किलोवाट आवर इज 1 किलोवाट आवर इज spent when an electrical appliance of 1 kilowatt is used for 1 kilowatt is used for 1 hour 1 hour। ओके बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, यहां से इसको नोट करिए पॉज करके, ये नोट में पहला पॉइंट करिए, फिर ये दूसरा पॉइंट करिए। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, अब आइए अगला टॉपिक आते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? यहां तक आपको समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट आइए नोट में, उसी में ही तीसरा पॉइंट नोट में आइए, थर्ड पॉइंट। 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट नंबर ऑफ यूनिट निकालने का एक बेहतरीन फार्मूला आपको बताते हैं। नंबर ऑफ यूनिट n इज इक्वल टू, फार्मूला होता है P मतलब पावर इंटू टाइम, लेकिन किस में होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए, अपॉन 1000। ये फार्मूला याद रखिएगा बच्चों। नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फार्मूला HOUR। ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ यूनिट डायरेक्ट निकालने का फार्मूला क्या है, P इंटू टी आवर्स, और अपॉन क्या होना चाहिए, 1000। पावर के अगर कॉलम में मैंने आपको फार्मूला बताया है, जो चार्ट बनाया था पावर का, पावर इक्वल टू क्या था, V इंटू आई, तो इनको हम B इंटू क्या कर सकते हैं, I भी कर सकते हैं, इंटू, और ये T अपनी जगह रहेगा बच्चों, आवर्स अपॉन 1000। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। नंबर ऑफ यूनिट निकालने का ये 2 फार्मूले हैं। तो क्या फार्मूला, एक ही फार्मूला है, उस P को ब्रेक किया गया है, V इंटू टी में किया गया है। बाकी सिंपली यही मेन फार्मूला होता है पावर का। ओके, तो नंबर ऑफ यूनिट निकालने का ये सबसे बेस्ट फार्मूला आपके सामने ऑब्टेन्ड हो गया। ओके बच्चों, नोट करिए फर्स्ट से थर्ड पॉइंट नोट में। चलिए, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, आप देखिए कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज, अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल
एप्लियंस। देखिए रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंस क्या है, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा बच्चों, जो मैं कह रहा हूं उसको बहुत ही गौर से सुनिए। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस लेने जाते हो, चाहे बल्ब हो गया, चाहे फैन हो गया, चाहे कूलर हो गया, फ्रीज हो गया, गीजर हो गया, एनीथिंग, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस आप लेने जाते हो तो उस पर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मान लीजिए अगर हम बल्ब लेने जा रहे हैं, 100 वाट का बल्ब लेने जा रहे हैं, तो देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट समझिए मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर सिंपली ये बल्ब है, ये आप बल्ब है, क्या है? ये बल्ब है, ये बल्ब है, इस पे लिखा है, इस पे बच्चों लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? आपको इस तरीके से लिखा, मान लीजिए 100 वाट का बल्ब ले जाए तो ऐसे लिखा रहेगा 100 वाट 220 वोल्ट, ऐसे लिखा रहेगा 100 वाट 220 वोल्ट, वोल्ट में सिंबल लिखा रहेगा ऐसे। फिर से ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को अगर आप लेने जाते हो तो आपको उसके ऊपर ऐसे ही लिखा मिलेगा। बल्ब लेने जाते हो तो इस तरीके से लिखा रहेगा, टीवी लेने जाते हो तो आपको लिखा रहेगा 900 वाट, जितने वाट का होगा वो लिखा रहेगा और डैश करके लिखा रहेगा 220 वोल्ट। बहुत गौर से समझिए जो मैं कह रहा हूं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर इस बल्ब के टर्मिनल पर 220 वोल्ट को अप्लाई किया जाए, फिर से सुनो, अगर इस बल्ब के टर्मिनल पर 220 वोल्ट अप्लाई किया जाए तो इसकी पावर कितनी कंज्यूम होगी? 100 वाट की पावर कंज्यूम होगी। समझ गए? जो भी एप्लियंस आप लेने जाते हो उतना 220, हमारे घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई होती है। 220 वोल्ट की सप्लाई इसलिए होती है, इस वोल्ट पर हमारे एप्लियंस सुरक्षित रहते हैं। ज्यादा वोल्ट होने पर क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा, एप्लियंस सारे जल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल एप्लियंस वहां पे जो है शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो इसका मतलब 220 वोल्ट का हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे इसके टर्मिनल पर, तो इसका जो पावर होगा वो 100 वाट का होगा। ओके बच्चों, तो आप ऐसे ही बनाइए कुछ, मैं इसके लिखवाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। एक चीज और सुन लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये पता चल जाए, ये दोनों डेटा आपको पता चल गए, तो कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है, अगर इस तरीके से बल्ब पर लिखा है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? उसका रेजिस्टेंस फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे बच्चों? उस एप्लियंस का रेजिस्टेंस फाइंड करोगे कि उसका रेजिस्टेंस आखिर कितना है। ओके, तो आपके सामने यहां पे हम लोग इसका जो आपका बल्ब दिया है इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब पावर पी कितना दिया है? 100 वाट। वोल्टेज कितना दिया है बच्चों? 220 वोल्ट। तो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? रेजिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं, मैंने फार्मूला बताया P = V²/R, फार्मूला बताया हूं, चार्ट में देखिएगा। पावर जो हो गया 100 हो गया, V का मतलब हो गया 220, 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है, R आपको पता करना है। तो देखिए बेटा ये 0 से 0 सामने वाला कैंसिल हो गया, तो R = कितना हो गया? 22 × 22 = 484 होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो आपका बल्ब है उसका जो रेजिस्टेंस है 4 मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, मुझे लगता है यही होगा, 484 हो गया। ये बल्ब का जो रेजिस्टेंस है इतना आ गया। अगर बच्चों रेजिस्टेंस हमको पता चल गया, रेजिस्टेंस पता चल गया तो हम सर्किट में करंट को भी निकाल सकते हैं, सर्किट में करंट को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो भी हम करंट को निकाल सकते हैं। तो देखिए करंट कैसे निकलेगा, सर्किट में हम करंट को निकाल सकते हैं, P = V × I से भी निकाल सकते हैं। P देखिए आपका कितना है बच्चों? पावर है बच्चों 100, विच आर इक्वल टू
और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट इंटू करंट नहीं पता तो करंट इक्वल टू 100/220 कैंसिल आउट कर दिया बच्चों तो 10/22 हो गया। 10/22 ये हो जाएगा 2 5 जा 10 ये 11 हो गया। तो ये आप देखिए 5/11 इसको आप डिवाइड कर देंगे जो भी आ गया इतना, इसका मतलब इतना क्या आ गया आपका एम्पियर। तो इस तरीके से हम सर्किट में हम रेजिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं बच्चों, और सर्किट में हम क्या फाइंड कर सकते हैं करंट को फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 100 वाट का बल्ब है तो मैक्सिमम इसमें कितना करंट फ्लो हो सकता है 5/11 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो विदाउट डैमेज ये इजिली चलेगा। अगर इससे ज्यादा करंट हो गया तो ये डैमेज हो सकता है। अगर करंट इतना मेंटेन रहा 5/11 एम्पियर तो ये डैमेज नहीं होगा। क्लियर। तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको ध्यान से रखिएगा। तो आप एक काम करिए, हेडिंग है रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। आप पॉज करके पहले इतना सब लिख लीजिए, मैं एक स्टेटमेंट फिर नीचे लिखवाऊंगा आपको। डायग्राम बना के पॉज करके ये सब लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया बच्चों, हो गया। तो आप इसमें लिखिए, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिए। ऑन बल्ब इट इज रिटन 100 वाट 220 वोल्ट, ऐसे लिखिए 100 वाट 220 वोल्ट, फुल स्टॉप। आगे लिखिए दिस मीन्स दैट this bulb is meant to be used, meant to be used across a potential difference of 220 volt, and when it is used across 220 volt, it will consume a power of 100 watt. It will consume a power of 100 watt. ओके बच्चों, देखिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है बच्चों। अब आते हैं अगला, देखिए ध्यान से, रख कर दें। ओके चलिए, अब यहां पे कभी कदार मैंने क्वेश्चन देख लिया बोर्ड में। क्वेश्चन यह आ जाता है कि जैसे कोई बल्ब है, ठीक है, कई बल्ब सीरीज में लगे हैं और कई बल्ब क्या है पैरेलल में लगे हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। इसको आप कॉन्सेप्ट डालकर फिल करिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट हेडिंग डाल करके तब करिएगा। देखिए ऐसे बहुत सारे बल्ब हैं जो सीरीज में लगे हैं और बहुत सारे बल्ब ऐसे पैरेलल लगे हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर बहुत सारे बल्ब सीरीज में लगे हैं तो सीरीज में लगे होने के कारण उसमें आपसे पूछ सकता है कि कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, ये आपसे पूछ सकता है बच्चों। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे बहुत ही गौर से समझिए। जैसे हमने क्या ले लिया, बल्ब ले लिया, ये बल्ब हो गया। इस बल्ब को हमने जो है दो पार्ट में क्लासिफाइड करके करते हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा। पहले ये बल्ब को हमने सीरीज में जोड़ा। सीरीज में जोड़ने का मतलब कितने बल्ब हैं, सीरीज में जोड़ा। यहां पर सीरीज में 3 बल्ब लिया हमने। बहुत ही गौर से समझिए, ये देखिए सीरीज में जोड़ा और हमने जो है
यहां पर एक मेन वोल्टेज थे, इसको जोड़ दिया। ये है बच्चों पहले ले लेते हैं 40 वाट का, ये है 60 वाट का, और ये है 100 वाट का बल्ब। ये बल्ब हो गया, बहुत ध्यान से समझिए। अब इससे आपसे यहां से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, आई फ्लो होगा, यहां से होता हुआ यहां पर निकल आएगा। मेरी बात से सेटिस्फाइड है? और ये किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए रेजिस्टेंस का सीरीज पढ़ाया हो ना, तो ऐसे बल्ब का आपका सीरीज जान जाइए। क्लियर हुआ बच्चों? बोलिए। अच्छा, अब हम सबसे पहले यहां पर ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब ये बल्ब सीरीज में है तो बताइए सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा, कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा तेज जलेगा जब सीरीज में होगा, कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा जब सीरीज में होगा। तो मैं आपके एक कॉन्सेप्ट को बता देता हूं, वो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेगा। ये देखिए, अभी मतलब मैं समझाता हूं इसका। BRIGST, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये कंडीशन तब है जब सीरीज में है। जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगा यानी चमकीला होगा, वो सबसे ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा, वो सबसे पहले फ्यूज भी होगा। क्लियर? इसका मतलब इसमें से आप बताइए कि कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होगा। तो जिसका पावर कम होगा, 40 वाट वाला कम है, 60 वाट वाला उससे ज्यादा है, और 100 वाट वाला सबसे ज्यादा है। तो जिसका पावर कम होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, वह सबसे ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा और सबसे पहले फ्यूज भी होगा। यानी 40 वाट इज ब्राइटनेस मोर देन 60 वाट इज ब्राइटनेस मोर देन 100 वाट। क्लियर बच्चों? बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं, एकदम गांठ बांध लीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं, केवल रटवा देंगे लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं कोई बताएगा। आप आइए, ये मैंने खुद इजाद किया है इस कॉन्सेप्ट को। और इधर देखिए अगला है, यहां पे पैरेलल है बच्चों, पैरेलल। बल्ब को हम किसमें कर रहे हैं, पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये हो गया, आप बड़े गौर से देखिए, ये देखिए ये पैरेलल हो गया बच्चों, हो गया ना, ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। वही बल्ब है लेकिन अब की बार हमने उसको क्या कर दिया बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दिया। ठीक है, किस कॉम्बिनेशन में कर दिया हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दिया। ठीक है, अब आपका ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव यहां वोल्टेज अप्लाई कर दी, यहां से करंट आया, यहां से करंट निकल गया। ये आपके 3 बल्ब दिए गए हैं, इसमें से ये 40 वाट का हो गया, ये 60 वाट का हो गया, ये 100 वाट का हो गया। 3 बल्ब हो गए। अब इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि P इज पावर। अब की पावर का कॉन्सेप्ट, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूज। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर बल्ब हमारे पैरेलल में लगे हैं तो जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका पावर इसमें ज्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगा, वह सबसे ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा, वो सबसे पहले फ्यूज भी होगा। क्लियर? तो बताइए इसमें किसका पावर ज्यादा है, 100 वाट का ज्यादा है। तो 100 वाट वाला बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, 60 वाट से ज्यादा ब्राइट होगा, और 40 वाट से ज्यादा ब्राइट होगा। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आया बच्चों? मुझे लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मुझे विश्वास है कि आप इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते चलेंगे और कहीं भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कि जो मेरी टेक्निक है पढ़ाने की, मेरी इस टेक्निक की पढ़ाने की वजह से
आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़ रहा है बच्चों। इस बात की मुझे खुशी है, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि सर ये चीज ऐसे हो गया, ये चीज ऐसे है सर, मुझे बहुत समझ में आ रहा है। मुझे बेहद खुशी है बच्चों, जिसके कारण आज मैं आपको बड़ी अच्छी ढंग से आपको और बता पा रहा हूं। अब एक चीज और दिमाग में आप ध्यान रख लीजिए, क्वेश्चन आ जाता है कभी कदार। चलिए अभी मैं उसको थोड़ा सा अलग से अभी बताता हूं, ठीक है। फिलहाल पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप लोग, कॉन्सेप्ट दूसरा भी बताऊंगा मैं, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट फर्स्ट था, इसको कॉन्सेप्ट सेकंड करेंगे। कॉन्सेप्ट सेकंड, देखिए कॉन्सेप्ट सेकंड क्या है। ये मान लीजिए क्या है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है ना, क्या है बच्चों? या इधर थोड़ा लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है। ये इलेक्ट्रिकल एप्लियंस बल्ब भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, कूलर भी हो सकता है, जैसे हम आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बल्ब भी हो सकता है, ठीक है। और आपका जो है फैन भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, ETC एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। इस इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को दो पार्ट में, बल्ब को वही सीरीज में मान लीजिए जोड़ा गया, फैन को सीरीज में जोड़ा गया और उसको पैरेलल में जोड़ा। तो यहां पे सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए बच्चों, अगर आपने 3 बल्ब ले लिए, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा, तो उसका जो है P सीरीज, ये फार्मूला है याद कर लीजिएगा, P सीरीज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। याद रखिएगा, पावर सीरीज का फार्मूला ये होता है। मान लो 60 वाट का है, 40 वाट का है, 60 वाट का, 100 वाट का है, तो कहा उसका जो है नेट वैल्यू आप सीरीज में पावर का बताइए क्या होगा। तो आप ऐसे ही उसको करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, याद रखना। और मान लीजिए ऐसे बहुत सारे जुड़े हैं, इफ एन एप्लियंस कनेक्टेड इन सीरीज, तब आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे 1/PS इक्वल टू 1/P प्लस 1/P प्लस 1/P प्लस डॉट डॉट ऐसे N/P। N जुड़े हैं, इसका मतलब N/P हुआ। अब आपने क्या किया बच्चों, सीधा सीधा इसका मतलब ये आपका ऐसे N जुड़े हैं, N/P क्या, यानी N/P डायरेक्ट हो गया, N/P हो गया ना, ऐसे N जुड़े हुए हैं तो N/P हुआ। तो नेट वैल्यू PS की कितनी हो गई, P/N हुआ कि नहीं, बोलिए। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर है, तो इस तरीके से उसका नेट वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ध्यान से देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग P मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर, ये P का मतलब पावर है बच्चों, ये P का मतलब पावर है, पावर ही का बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, आपको पावर का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इसमें क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा कि नहीं। वही चीज इसमें कि इफ, इसमें भी वही है कि इफ एंड क्या, एप्लियंस कनेक्टेड इन किसमें, पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर कनेक्टेड इन पैरेलल है तो P पैरेलल इक्वल टू P प्लस डॉट डॉट ऐसे N है तो इक्वल टू NP हो जाएगा। N है तो कितने हो जाएंगे, NP हो जाएंगे। अब उसके बाद
पी पावर यानी पैरेलल इन पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनपी डायरेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आपने पावर को पैरेलल में पढ़ लिया और ये पावर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। बहुत ही ग्रेट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझ लीजिए। जब इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ सर अब मुझको बहुत अच्छी ढंग से समझ में आ रहा है और ये एकदम कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया है। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए आप। ओके, तो बच्चों आज की डेट में ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब हम इसके न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप इसको पास करके नोट ही कर लिए होंगे। चलिए अब आइए हम लोग यहां पर इसके न्यूमेरिकल को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है क्वेश्चन? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन गिवन सर्किट। गिवन सर्किट नंबर 1, ये क्वेश्चन सभी के लिए रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन को कराऊंगा बच्चों, छोटे से लेकर के बड़े तक के क्वेश्चन को कराऊंगा। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन गिवन सर्किट। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन गिवन सर्किट बिटवीन ए एंड बी। चलिए ए एंड बी का, चलिए ये मान लीजिए आपका 10 ओम हो गया, ये 30 ओम हो गया और ये 10 ओम हो गया। क्वेश्चन सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखता जाऊंगा, सॉल्व करता जाऊंगा। तो बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? इंड टू इंड अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? बोलिए बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो आर सीरीज का फार्मूला क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना हो गया? 10, R2 कितना हो गया? 30, ये हो गया 10, कितना हो गया बताइए? टोटल 50 ओम हो गया कि नहीं हो गया? वेरी सिंपल। नाउ सेकंड क्वेश्चन। नहीं, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। आप परेशान मत होइए बच्चों, हर टाइप का मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं केवल आपको बता रहा हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकलेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके यहां पर 3 रेजिस्टेंस यहां पर भी दिए हैं। 3 रेजिस्टेंस जो दिए हैं वो क्या है? तीनों पैरेलल हैं। तो आपका पैरेलल की पहचान क्या है कि तीनों का रेजिस्टेंस एक ही टर्मिनल से जुड़ेगा। यहां पर भी देखिए तीनों का रेजिस्टेंस एक ही टर्मिनल से जुड़ा है। क्वेश्चन वही है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप बताइए ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? पैरेलल। तो पैरेलल का फार्मूला 1 RP, RP मतलब पैरेलल, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान क्या लिखोगे? R3 लिखोगे। अब वैल्यू रखो 1 अपान कितना है? 10 प्लस 1 अपान कितना है? 20 प्लस 1 अपान कितना है? 30 विच आर इक्वल टू 1 अपान RP। एलसीएम बताइए कितना हुआ? 3 2 जा 60 हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? 60 हुआ एलसीएम। अब ये 10 6 जा 30, 2 कितना जाएगा? 3 जा 6 और ये 3 2 जा 6। ठीक है, 20 या 60 और 30 दूनी 60। 6 2 8 कितना हुआ? यहां पे कितना हुआ? 11 अपान कितना हुआ? 60। और इस तरीके से हम लोग का आरपी की वैल्यू, नेट वैल्यू आ जाएगी, उल्टा हो जाएगा 60 अपान 11 और इतना ओम आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लेंगे, ये आपके हाथ में डिवाइड कर लेंगे और अपना उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये 1 अपान आरपी की वैल्यू है, किसका? 1 अपान आरपी की वैल्यू है, लेकिन हमको नेट वैल्यू चाहिए, आरपी चाहिए, तो इंटरचेंज कर देंगे। क्लियर? क्लियर। चलिए इतना नोट करिए दोनों क्वेश्चन फटाक से, फिर अगला क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके ओके। चलिए थर्ड आइए, देखिए क्वेश्चन वही है बेटा, पार्ट में कई पार्ट में है, थर्ड है। ये देखिए आपके सामने इस क्वेश्चन को मैंने दिया है
ए बी है, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 20 ओम। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व होगा बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या आता है? ए आता है, तब फिर क्या आता है? बी आता है। ठीक है, तो जब पहले ए आता है तो हमारा करंट कहां से फ्लो होगा? ए से फ्लो होगा। ए से फ्लो होगा तो यहां ए से कितने पार्ट है यहां पे डिवाइड? 2 पार्ट। कितने रास्ते नजर आ रहे हैं? 2 रास्ते। तो ये करंट हमारा डिवाइड होगा। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि जहां करंट डिवाइड होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और जहां करंट डिवाइड नहीं होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अंडरस्टैंड? तो अब यहां पे ए से बी तक जाने के 2 रास्ते हैं, इन 2 रास्तों पे हमारा करंट डिवाइड हो गया। अब आप देखिए कि आगे कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा। आप देखिए, अब देखिए ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, डिवाइड नहीं हुआ है। रास्ता मुड़ा है बच्चों, डिवाइड कहां हो रहा है? ये रास्ता हमारा मुड़ा है। मुड़ा होने के बाद ये इधर चला आया। जब रास्ता मुड़ा है, डिवाइड ना हो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो डिवाइड हो जाए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 10 और ये 10 ओम क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। तो R इक्वल टू, आप लोग सीधा सीधा फार्मूला लिखेंगे 10 प्लस 10 लिखेंगे। ठीक है, इसको R1 कर लेंगे, यानी पहला हम लोग कंडीशन पहले के लिए, सीरीज के लिए फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये 10 और 10 सीरीज के लिए फार्मूला हो गया। 10 10 कितना हो गया? 20 ओम हो गया। अब ये 20 नेट वैल्यू हमको 20 मिल गई, और अगले 20 के साथ किस कॉम्बिनेशन में होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम नेट वैल्यू याद रखेंगे। अब ये 10 10 को भूल जाइए, नेट वैल्यू आ गई 20, उसको याद रखेंगे, और अगले के साथ हमारा किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल का फार्मूला लगा देंगे 1/20 प्लस 1/20, दैट इज एलसीएम आ गया 20, 1 प्लस 1 विच आर इक्वल टू 2/20, कैंसिल आउट किया 10। ओके, तो यहां से हम लोग को सिंपली R2 की वैल्यू कितना मिल गया? 10 ओम। यानी ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का जो नेट वैल्यू है वो कितना हो गया बच्चों? 10 ओम हो गया। कितना हो गया बच्चों? 10 ओम हो गया। एनी प्रॉब्लम? बोलिए, कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि सर मुझको ये टॉपिक नहीं समझ में आया। मैं उसको कोशिश करूंगा कि फिर से उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, चलिए फोर्थ आइए। फोर्थ देखिए, चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से अलाइनमेंट नहीं सही है, इधर कर देता हूं, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, अब हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्व देखिए कैसे करते हैं। फिर मैंने कहा ए के बाद बी आता तो ए से चलेंगे। ए से कितने रास्ते हो गए? 2 रास्ते हो गए। कहीं रास्ता मुड़ा तो है, कहीं डिवाइड तो नहीं, डिवाइड है क्योंकि मुड़ा हुआ है, ये भी मुड़ा है। तो ये हम लोग क्या करेंगे? R1, ये 10 और 10 सीरीज कॉम्बिनेशन में, 10 और 10 कितना हो गया? 20 ओम। R2 निकालिए, ये भी देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों, 20 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया? 40 ओम। अब आप बताइए दोनों किस कॉम्बिनेशन में? ये हमने सीरीज कर लिया, ये सीरीज कर लिया। अब फिर दोनों किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन। किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया तो फार्मूला लगा देंगे पैरेलल का 1/R1 प्लस 1/ क्या लगा देंगे? R2 लगा देंगे। ओके, अब वैल्यू रखेंगे 1/R इक्वल टू, वैल्यू रखेंगे 1/20 प्लस 1/ क्या हो गया? 40 हो गया। इधर आइए तो बताइए 1/R एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 40, ये हो गया 2 प्लस 1, ये हो गया 3/40। तो R इक्वल टू कितना हुआ? 40/3 ओम। एनी प्रॉब्लम? बोलो, कोई दिक्कत? वेरी सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। बस आप ये ध्यान दीजिए कि करंट कहां पे डिवाइड हो रहा है और करंट कहां पे डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल जब नेक्स्ट टर्म हम आपको पढ़ाएंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल को और कंटिन्यू करेंगे। फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल के बेकार है बच्चों। मैंने देखा
अपने उसमें वीडियो मैंने अपलोड जो किया, मैंने देखा कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा व्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट में व्यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बेटा ये नहीं होना चाहिए। आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो आपका फिजिक्स पढ़ना बेकार है। जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे वो आपका उतना ही पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो जो टफ है पहले उसी का निपटारा करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है जब युद्ध होता है तो युद्ध में क्या है, प्यादों को मारोगे, छोटे छोटे सैनिक को मारोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। पहले उसके सरदार को मार दो, उसके राजा को मारो, उसके राजा को मारोगे, सैनिक अपने आप चले जाएंगे। तो इसे फिजिक्स है, जो आपको सबसे टफ लगे पहले उसी को निपटाओ। उसको जब निपटाओगे तो छोटे छोटे टॉपिक या कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अगली बार जब वीडियो अपलोड करूंगा, जो मैं व्यूज देखूंगा, तो मुझे न्यूमेरिकल पे व्यूज सबसे ज्यादा नजर आने चाहिए। तब मुझे लगेगा कि हाँ, हमारे बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा और बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा, मैं और अच्छे से न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए पुनः आपको धन्यवाद।